वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ CS605 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2। इसका हम जो है वो शॉर्ट लेक्चर की मैं सीरीज़ स्टार्ट करूँगा आपके साथ। तो इसमें मैं मोर देन 3 to 5 लेक्चर जो है एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। आपको कॉन्सेप्ट दूँगा, आपको सारी डिटेल बताऊँगा साथ साथ के, और रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो है वो भी मैं आपको साथ साथ दूंगा। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 पढ़ा होगा, वो इसी का बेसिक हिस्सा है, इसी का ही एक पार्ट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बेसिकली 2 मेजर सेक्शंस हैं। तो वो सेक्शन नंबर 1 है और ये सेक्शन नंबर 2 है। सिमिलर कोर्स है, मिलता जुलता है, ज़्यादा थ्योरी और डायग्राम बेस्ड कोर्स है। तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। ज़्यादा इसमें थ्योरी है लेकिन कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है बीच में। आइए हम चलते हैं लेक्चर नंबर 1 की तरफ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन क्या है इसके अंदर? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ अ सेट ऑफ प्रोसेस एंड टूल टू डेवलप सॉफ्टवेयर। हमारे पास सेट ऑफ प्रोसेसेस होते हैं और कुछ औजार और टूल्स होते हैं जिनसे हम सॉफ्टवेयर का डेवलप करते हैं। और इसका जो ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन जो है, इसमें क्या क्या फेज़ आते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टेक्निक, टूल, टेस्टिंग, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट। ये बेसिक उन्होंने बिल्कुल आपको बताया। अब ये आगे हम पढ़ेंगे, ये 2 चीज़ों में डिवाइड होता है। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर यानी जिसको हम कहते हैं, ये आपने प्रीवियस कोर्स में भी पढ़ा होगा कि सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर बनाया गया, रिलायबल हो, अच्छा यूज़र इंटरफेस हो, परफॉर्मेंस जो है वो एक्सेप्टेबल हो, गुड क्वालिटी हो और कॉस्ट इफेक्टिव हो, यानी कम कॉस्ट में ज़्यादा बेहतर चीज़ बनाई जाए। ये चीज़ें इसकी हैं। फिर वेल इंजीनियर सॉफ्टवेयर के करैक्टरिस्टिक कुछ होते हैं। प्रोवाइड द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी, जो फंक्शनैलिटी है बिल्कुल वही हो, और मेंटेनेबल हो, यानी ये ना हो कि उसके अंदर कोई और चीज़ फीचर ऐड ही ना कर सकते हो या अपग्रेड नहीं हो सकता हो वो। फिर रिलायबल, एफिशिएंट, यूज़र फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव। वही बात हमने जो की है ऊपर। इसमें यूज़र फ्रेंडली एक नई बात है कि यूज़र जो इसको इस्तेमाल करे वो ऐसा हो कि उसके लिए फ्रेंडली इंटरफेस हो। वो जो है वो उसके लिए ऐसा ना हो कि कलरिंग स्कीम ऐसी ना यूज़ किया और डिज़ाइनिंग ऐसी ना हो सॉफ्टवेयर की कि जो यूज़र जब उसे इस्तेमाल करे तो वो कहे यार ये क्या है। जैसे इसका इंटरफेस है, PDF एडिटर हम यूज़ कर रहे हैं, एडोब का PDF व्यूअर है जिसमें हम PDF फाइल ओपन कर सकते हैं। तो हमें पता है कि इसके अंदर ऑल टूल्स, एडिट, कन्वर्ट, साइन इन, मेन्यू, जैसे ही हम मेन्यू ओपन कर लेते हैं तो हमें इनका मायने पता है। इसकी कलर ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि ईज़िली रीडेबल है। साइड पे पेजेस आ रहे हैं और आप नेक्स्ट पेज ओपन करना हो तो ये सारा ये यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस के अंदर आता है। फिर बैलेंसिंग एक्ट की बात होती है कि कॉस्ट वर्सेस एफिशिएंसी, कॉस्ट वर्सेस रिलायबिलिटी, एफिशिएंट वर्सेस यूज़र इंटरफेस। यानी एफिशिएंसी जब बढ़ती चली जाएगी तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी। जब रिलायबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी। जब एफिशिएंसी बढ़ेगी तो यूज़र इंटरफेस भी आपका बेहतर होना चाहिए उसके मुकाबले में, ठीक है। इसके अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हम पढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा पहले कि जो जैसे जैसे उसके अंदर प्रॉफिट में हम बेनिफिट अपग्रेड करते जाते हैं, कॉस्ट बढ़ती चली जाती है, ठीक है। ये जैसे आपको फिगर में उसने शो कराया कि जैसे जैसे बेनिफिट इंक्रीज़ होंगे उसी तरह कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। एक सॉफ्टवेयर में एक नया फीचर ऐड करना है तो ज़ाहिर सी बात है उसके लिए डेवलपर चाहिए, वो टाइम लगेगा उनको, तो वो पेमेंट जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, सॉफ्टवेयर का कुछ बैकग्राउंड हो इन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं आपको। वही बात जो ऊपर हम पढ़ते आ रहे थे कि जो सॉफ्टवेयर के 2 फेजेस होते हैं, वो 2 फेजेस की पूरी उसने डिटेल दी है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन एंड रेस्ट ऑफ एक्टिविटी। ये पूरा एक उन्होंने आपको बताया कि इस चीज़ में ये जो आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ये सारे इस चीज़ के ऊपर होती हैं। यानी ये बीच में डिपार्टमेंट्स हैं, ये बीच में उसकी सब फील्ड्स हैं, ये भी कह सकते हैं हम। अच्छा, अब आगे जो बात हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की करनी है उसमें 2 हैं इसके, मैंने जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 कहा था।
जो कंस्ट्रक्शन फेज़ था जिसके अंदर रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर की बातें थी, वो आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 में पढ़ा, जिसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, कोडिंग एंड टेस्टिंग की सारी बातें थी। अब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 आप पढ़ रहे हैं, इसके अंदर आपने मैनेजमेंट एक्टिविटी पढ़नी है। ये अम्ब्रेला एक्टिविटियाँ ये इसके ऊपर होती हैं। क्या होती हैं? प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अब आपने एक चीज़ याद रख लेनी है कि अब आपने जो सब्जेक्ट है एक मैनेजर की हैसियत से पढ़ना है कि ये आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हो, ठीक है। आपने इन फ्यूचर सॉफ्टवेयर को मैनेज करना है, तो उसके लिहाज से जो जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी, जो जो चीज़ें आपने करनी होंगी, आप एक मैनेजर के ज़हन से सोचेंगे, ठीक है। वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस आता है, इंस्टॉलिंग एंड ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर आपका, ये सारा आता है। अम्ब्रेला एक्टिविटी इसलिए कहते हैं कि जैसे ये डायग्राम दिखाई गई है कि मैनेजमेंट ऊपर है और उसके अंदर कंस्ट्रक्शन है, तो जब तक प्रोजेक्ट की प्लानिंग और मैनेजमेंट सही नहीं होगी तो उसकी कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं हो सकती, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये फ्रेमवर्क जो अब ऊपर हमने पढ़ा था, उसका एक फ्रेमवर्क है कि मेथड, प्रोसेस, क्वालिटी, ये सारे टूल्स हैं टास्क सेट कि पहले कोई मेथड हम यूज़ करेंगे, कोई प्रोसेस यूज़ होगा, और इन दी एंड क्वालिटी के ऊपर फोकस होगा कि जो मेथड और प्रोसेस आपने यूज़ किया है उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। इसी तरह ये एक लूप बन जाती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की एक लूप होती है कि पहले प्रॉब्लम को लिया, प्रॉब्लम को डिफ़ाइन किया, ठीक है। पहले स्टेटस क्यू आती है जिसके अंदर प्रॉब्लम पड़ी होती है, उसमें से प्रॉब्लम को लिया जाता है, प्रॉब्लम की डेफिनेशन को जो है वो की जाती है कि प्रॉब्लम असल में है क्या। फिर उसकी टेक्निकल डेवलपमेंट होती है, यानी डेवलपर उसको डेवलप करते हैं। सोल्यूशन इंटीग्रेशन यानी मुख्तलिफ डेवलपर ने उसका सोल्यूशन बनाया होगा, ठीक है। एक हो सकता है मुख्तलिफ टीम्स ने बनाया हो, 2, 4, 5, 6 टीम्स, हर टीम में 2, 2, 3, 3 मेंबर होंगे या ज़्यादा भी हो सकते हैं। उन सारों का सोल्यूशन जो बना, जो उन्होंने डेवलप किया, उसको एक इकट्ठा करना सोल्यूशन इंटीग्रेशन होता है। फिर वापस उसको स्टेटस क्यू में डाल दिया जाता है कि अब जो है वो मैनेजमेंट देख ले और उसको डिप्लॉय करने के लिए वो रेडी है या नहीं। अब यहाँ पर ओवरव्यू आपको दिया गया है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट। मैंने आपको पहले ये बात बताई थी कि आप सारी चीज़ें मैनेजर के लिहाज से करेंगे कि आप एक मैनेजर हो। आपने बताना है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होगा, सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे हो रहा है, यानी उसका प्रोसेस क्या होगा, उसमें मॉडल कौन सा यूज़ करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की प्लानिंग करेंगे, रिस्क एनालिसिस मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग ट्रैकिंग, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इंश्योरेंस, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के उसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन देखी जाएंगी, सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। आपने प्रीवियस कोर्स में भी देखा होगा कि सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं, जैसे एल्गोरिदम को हम कैलकुलेट कर लेते हैं उसकी एफिशिएंसी को। उसके अंदर डिफरेंट एल्गोरिदम्स हम जो है वर्स्ट केस, बेस्ट केस हम अप्लाई करके उसके कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हाँ जी जो हमने प्रोसेस और प्रोजेक्ट किया है ये जितने इसके ऊपर पैसे लगने हैं उसके हिसाब से हमें ये बेनिफिट देगा कि नहीं देगा, एफिशिएंट होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें। फिर रिक्वायर्ड इंजीनियरिंग प्रोसेस पर वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, लेगेसी सिस्टम, और ये सारी बातें ये आपने इस कोर्स में पढ़नी है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर का प्रोसेस है। सॉफ्टवेयर का प्रोसेस क्या है, यानी आपको रोड मैप हो कि आपने क्रिएट करना है टाइमली हाई क्वालिटी रिज़ल्ट के वक्त के अंदर, जितना आपको वक्त दिया गया उसके अंदर आपने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है। अब इसमें प्रोसेस मैच्योरिटी CMM मॉडल आप यूज़ करते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइज होता है हेड, आप जो भी इनिशियलाइजेशन कर रहे हो कि जो आप सॉफ्टवेयर करने लगे हो, फिर रिपीटेबल प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट, बार बार हर चीज़ को आपने मैनेज करना है। फिर प्रोसेस को डिफ़ाइन करते हो कि प्रोसेस एक्चुअली है क्या। फिर उसके बाद प्रोसेस मेजर किया जाता है कि ये भी मैनेजमेंट का पार्ट ही है कि आपने उसको, जैसे मैंने बताया कि ऊपर हम कैलकुलेशन करके फाइंड कर लेते हैं कि जो हमने मॉडल यूज़ किया है वो सही है कि नहीं है।
फिर उसको प्रोसेस इम्प्रूव करते हैं। अगर उसकी मेजरमेंट ठीक नहीं आती है उसकी कैलकुलेशंस, तो फिर हम देखते हैं कि यार इसको इम्प्रूव करना है कि नहीं करना। ये सारे लेवल होते हैं CMM मॉडल के अंदर। इसके अंदर कुछ और चीज़ें जो आपके कुछ करेक्टरिस्टिक इसके अंदर पाए जाते हैं, वो है गोल। आपने गोल अचीव करना होता है, कोई ना कोई गोल्स होंगे। फिर कमिटमेंट, हर बंदे की कमिटमेंट देखी जाती है कि उन गोल को अचीव करने की कमिटमेंट कितनी है। फिर उस चीज़ चेक की जाती है कि एबिलिटीज़, कि क्या जो बंदा काम कर रहा है उसके अंदर एबिलिटी है वो काम करने की कि नहीं। फिर एक्टिविटीज़, फिर आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। फिर मेथड फॉर मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन। अब ये एक चीज़ है कि आपने कोई मेथड रखना होता है कि जिससे आप मॉनिटर करो कि जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो कैसी हो रही है, एक्टिविटी जो परफॉर्म हो रही हैं वो ठीक हो रही हैं कि नहीं। फिर उसको वेरिफिकेशन की इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए कि वेरीफाई भी करो कि हाँ जी वो जो है मॉनिटरिंग की है हमने वो ठीक है, मेथड हमने ठीक अप्लाई किया है, सारी एक्टिविटी ठीक हो रही हैं, कमिटमेंट गोल जो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है। अब ये समराइज़ उनको जो हमने बात ऊपर की हैं वो सारी बातें ये इसमें लिखी हुई हैं कि लेवल 1 2 3 4 5 में हम सारा क्या करते हैं। डे 1 से स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है, सॉफ्टवेयर को सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम दी जाती है, उसको डिफ़ाइन किया जाता है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है, उसके लिए टूल सेलेक्ट किया जाता है, उस टूल को चेक किया जाता है, उस टूल में देखते हैं कि वो ठीक है या नहीं है। फिर वो डेवलपमेंट की तरफ जाता है, डेवलपमेंट से होकर वापस आएगा सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पास। वो चेक करेगा कि इसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं, बाकी इसके अंदर एरर्स मसले हैं या नहीं। वो देखेगा हाँ जी मसले हैं, वो दोबारा वापस भेजेगा डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, या अपने जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट का जो हेड है उसको जाएगा कि हाँ जी इसमें मसले थे, वो दोबारा ठीक होगा। और फिर वो डिफेक्ट प्रिवेंटेशन इन दी एंड सारे डिफेक्ट को ठीक करके आपको फाइनल जो प्रोडक्ट दे दिया जाएगा। अब इसमें सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल, इसमें 4 बेसिक जो आप बातें होती हैं कि फोकस ऑन वाई, विजन क्या है, हमने क्यों फोकस करना है, हमारा गोल क्या है, हमने अचीव क्या करना है। फोकस ऑन व्हाट, डिफ़ाइन करना कि है क्या, किस चीज़ के ऊपर फोकस है हमारा। डेवलपमेंट, कैसे करना है, करना कैसे है। ठीक है। मेंटेनेंस, फोकस ऑन चेंज, कि अगर फ्यूचर में हमें इसे चेंज करना पड़ता है, तब्दील करना पड़ता है, तो हम कैसे करेंगे इसको। अगर कुछ चीज़ ऐड करनी पड़ती है क्या इसमें हो सकता है। ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कुछ मॉडल हैं जिनका मैं बहुत बेसिक्स आपको बताऊंगा। बिल्ड एंड फिक्स, वाटरफॉल, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, इंक्रीमेंटल, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एंड सिंक्रोनस एंड स्टेबलाइज्ड मॉडल, स्पाइरल मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइफ साइकिल मॉडल। ठीक है। ये सारे मॉडल्स हैं जो यूज़ होते हैं डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट दोनों फेजेस के लिए। ठीक है। बिल्ट एंड फिक्स मॉडल सबसे बेसिक मॉडल है कि सबसे पहला वेरिएंट बिल्ड किया जाता है जो सॉफ्टवेयर बनने लगा, उसको हम मॉडिफाई करते रहते हैं जब तक क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं हो जाता। ठीक है। इसमें डेवलपमेंट फेज़ कौन कौन से बताए हुए हैं, जो कि स्ट्रेट एरो से सारे डेवलपमेंट। सिर्फ मेंटेनेंस फेज़ में आपकी सिर्फ वो एक एरो दिया गया, बाद में उसकी रिटायरमेंट मतलब कि अब उसको दे दिया जाता है। ठीक है। तो उसको जब तक उसने क्लाइंट ने सेटिस्फाई नहीं होना कि ये जो आपका सॉफ्टवेयर बन रहा है ये बिल्कुल ठीक है, अब मेरी जो रिक्वायरमेंट है सारी पूरी हो गई हैं, तब तक ये बनता रहेगा। बिल्ड एंड फिक्स चलता रहेगा। उसके बाद वाटरफॉल है, आप इससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे। ये बेसिक मॉडल है, इंक्रीमेंटल मॉडल है, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप। ये पांचों स्टेप आपको पहले भी पता है। इसमें रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, सिस्टम एंड डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, सिस्टम टेस्टिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो ये सारे फेजेस जो हैं ये आपने पहले भी ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं। ठीक है। ये सारे पार्ट हो के इसमें वाटरफॉल मॉडल का डिफरेंस आप समझें बस, कि वो मॉडल जो है वो बिल्ड एंड फिक्स था, बार बार वेरिएंट बनाते थे। अब इसके अंदर पहले पूरी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन होगी, सारा कुछ होगा, उसके बाद बनेगा सॉफ्टवेयर। ठीक है। उसके बाद हमने इसी मॉडल के अंदर थोड़ी चेंजेस कर दी थी फीडबैक पाथ, कि एक पहले अगर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हमने डेफिनेशन की है और उसको हमने सिस्टम डिज़ाइन बनाया है,
बनाने की तरफ जा रहे हैं तो पहले हम वापस जाते थे, अगर कोई मसला होता है तो हम वापस जाएंगे। हर फेज़ के अंदर हम वापस जाने की ऑप्शन है ऊपर तक। अगर कोई चीज़ चेंज हमने की है, डेवलपमेंट के टाइम हमने कोई चीज़ चेंज कर रही है, तो वापस ऊपर रिक्वायरमेंट डेफिनेशन पे या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में जाके हम बताएंगे कि हमने ये चेंजेस किए हैं, ताकि आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मुकम्मल रहे। फिर रैपिड प्रोटोटाइपिंग मॉडल, इसमें आप एक प्रोटोटाइप होता है एक आप एग्जांपल ले लें, एक जो है वो एक डमी मॉडल के तरह होता है, वो एक्चुअल सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। एक डमी मॉडल जो है वो डमी सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया जाता है क्लाइंट को भेजा जाता है, वो चेक करता है, चला के चेक करता है, उसको जो मसले नजर आते हैं वो मसले वापस रिपोर्ट होते हैं। तो ये रैपिड प्रोटोटाइपिंग मॉडल के अंदर ये हम काम कर रहे होते हैं। फिर इंटीग्रेटिंग वाटरफॉल और रैपिड मॉडल को अगर हम जोड़ लें तो ये भी एक अच्छा प्रोसेस मॉडल बन जाता है। परफॉर्मेंस जो है वो इन्हांस हो जाती है वाटरफॉल मॉडल की। हर स्टेप के अंदर जो है वो हम वाटरफॉल रैपिड प्रोटोटाइपिंग मॉडल अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, इंक्रीमेंटल मॉडल, अभी तक हम जो है वो इंक्रीमेंटल मॉडल ही पढ़ रहे थे कि एक स्टेप से अगला स्टेप वेरीफाई करके इन दी एंड फाइनल जो है वो डिप्लॉयमेंट करें, ठीक है। यही हम वाटरफॉल में कर रहे थे, एक स्टेप को हाँ जी ओके है, ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट पे चलेंगे, इन दी एंड उसकी मेंटेनेंस और फिर उसकी डिप्लॉयमेंट, ठीक है। हम इंक्रीमेंटल मॉडल से अब हट के हम थोड़ा सा बात करने लगे हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये भी वही प्रोटोटाइपिंग वाला ही काम है, लेकिन इसके अंदर हम प्रोटोटाइप नहीं देते। ये जैसे ऊपर हम बात कर रहे हैं कि बिल्ड 1 बनी, 2 बनी, 3 बनी, इस तरह सो ऑन क्लाइंट को भेजा और क्लाइंट ने जो वापस भेजा। रैपिड एप्लीकेशन में आपके पास सारी रिक्वायरमेंट मौजूद होती है, आपने वही काम 2 से 3 महीने के अंदर बड़े शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर डिप्लॉय करना होता है। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर जल्दी डेवलप किया जाता है। ऐसे डेवलपर्स को उस पर लगाया जाता है जो नॉर्मल डेवलपर अगर उसे 1 वीक लगाएंगे तो वो 1 दिन में कर लें। तो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट ये होती है। सिंक्रोनस एंड स्टेबल मॉडल जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का मॉडल है, माइक्रोसॉफ्ट ने ये मॉडल दिया था। इसमें होता ही है कि हम इंटरव्यू लेते हैं, जितने भी कस्टमर आपके मौजूद, कस्टमर से मुराद जिसने आपसे बनवाना है ना सॉफ्टवेयर, वो आपका कस्टमर है, ठीक है। वो आप उससे जाके इंटरव्यू लेके पूछते हो कि हाँ जी किस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है, क्या क्या इसके अंदर रिक्वायरमेंट होगी। जो वो रिक्वायरमेंट बताता जाता है उसे नोट किया जाता है और फिर उसके हिसाब से उसको जो है वो 3 या 4 बिल्ड में डिवाइड करके उसको डिप्लॉय किया जाता है, ठीक है। उसके बाद स्पाइरल मॉडल है। अभी तक हमने किसी भी मॉडल के अंदर रिस्क को एनालाइज नहीं किया कि कितना रिस्क होगा अगर हम ये काम कर देते हैं इस तरह का, क्योंकि हर इंसान तो परफेक्ट नहीं होता, गलती तो हर चीज़ के अंदर गुंजाइश होती है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप 100% कहें कि भाई हम जो मैंने ये चीज़ बना दी ये ठीक है, दूसरा आंख अगर अब वहीं आके बैठ के देखेगा कहते ये तो गलत है, ये क्या कर रहा है। इसीलिए स्पाइरल मॉडल के अंदर दूसरे बंदा को बीच में रखा जाता है और उसका रिस्क को भी एनालाइज किया जाता है कि ये काम अगर हम करेंगे तो इसका रिस्क कितना होगा। हर प्रोसेस को वेरीफाई किया जाता है। इसकी जो सही मेन डायग्राम है वो ये है। सारे उसी तरह से फेज़ में गुजरेगा, प्रोटोटाइप 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, लेकिन हर फेज़ पे रिस्क को एनालाइज किया जाएगा कि कितने % रिस्क है, प्रोजेक्ट चलेगा नहीं चलेगा, प्रोजेक्ट में क्या मसला आएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ेगी। हर चीज़ को देखा जाता है कि अगर हम ये कोई नया आया है बीच में अपग्रेड करनी है तो इसके लिए ये तो नहीं कि जो करंट डेवलपर हैं ये काम नहीं कर सकते, इसके साथ और ऐड करने पड़ेंगे। हर चीज़ का रिस्क जो है वह एनालाइज किया जाता है इसके अंदर। इसको बहुत बेसिक तरीके से उन्होंने आपको दिखाया है कि डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव। पहले आप ऑब्जेक्टिव को पता करते हो कि क्या है, रिस्क को एनालाइज करते हो, रिस्क एनालाइज होता है तो वो कहते हैं आल्टरनेट भी हम चेक कर लें कि इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। फिर आइडेंटिफाई रिस्क रिजॉल्व, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और रिजॉल्व करते हैं। फिर डेवलप एंड वेरीफाई नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो भी उससे अगला प्रोडक्ट है। फिर प्लान नेक्स्ट फेज़, उससे जो अगला नेक्स्ट फेज़ है फिर उसको प्लान किया जाता है। जब ये चारों से गुजर जाता है फिर अगले फेज़ पे हम जाते हैं।
ठीक है। ये गोल दायरा तो जस्ट आपको बताने के लिए, असल जाहिर सी बात ऐसे नहीं हो रहा होगा, इसकी डायग्राम वगैरह बनाने के लिए कहीं नहीं आती है आपको। आप ये ना समझिएगा कि ये डायग्राम आपको आएंगी, डायग्राम ये बनाने के लिए कभी नहीं आती पेपर वगैरह में। अच्छा, इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइफ साइकिल में आपको पता है कि ऑब्जेक्ट आपने ऊप पढ़ी होगी, एवरीथिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल इज़ कंसीडर एज एन ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर जो पार्ट होते हैं वो ऐसे कंसीडर होते हैं क्या चीज़, एक एंटिटी के तौर पे। ये इंक्रीमेंटल भी है, पैरेललिज्म भी है, और इनके इसके अंदर आइटरेटिव मॉडल भी है। ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर जो है वो एक्सट्रीम अप्रोच है। अब इसमें क्या होता है कि लोगों की कहानियाँ सुनी जाती हैं, डिफरेंट जो है वो, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि हमने ये सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके लोगों की कहानी सुनते हैं कि पुराना अगर सॉफ्टवेयर को चल रहा था तो उसमें क्या मसले थे, किस तरह का सॉफ्टवेयर चल रहा था। फिर उसके ऊपर जो है वो आर्किटेक्चर हम बनाते हैं, और सारा जो है हम सारा उसको स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं कि एक बंदे की स्टोरी आगे अच्छा इस तरह का होगा, दूसरे की आगे, तीसरे की आगे। ये एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। फाउंटेन मॉडल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है, हर चीज़ एन ऑब्जेक्ट कंसीडर होती है। रिक्वायरमेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इम्प्लीमेंटेशन, हर चीज़ इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही होती है। कि आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो पढ़ी होगी कि उसमें हम C++, जावा, ये सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं, जिसमें हम क्लासेस यूज़ करते हैं। क्लासेस यूज़ करके हर चीज़ की क्लास बना लेते हैं। हर चीज़ एक एंटिटी है, हर एंटिटी के एट्रीब्यूट होते हैं और उसके ऑपरेशंस होते हैं। इसी तरह हम फाउंटेन मॉडल के अंदर हर चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसको भी हम देख लेते हैं, उसका भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं छोटे छोटे, किस तरह की रिक्वायरमेंट है। फिर एनालिसिस उस पर किया जाता है कि जो मार्केट के अंदर किस तरह के सॉफ्टवेयर पड़े हैं, उनके भी ऑब्जेक्ट बना लिए जाते हैं। तो इसी तरह ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल जो है इस तरह काम कर रहा होता है। अब ये रैशनल यूनिफाइड मॉडल जो है, ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड बिल्ड इन सक्सेशन ऑफ इंक्रीमेंटल आइटरेशन, इट इनकॉर्पोरेट अर्ली टेस्टिंग एंड वैलिडेशन ऑफ डिज़ाइन आइडिया एंड अर्ली रिस्क मिटिगेशन। ये सिमिलर है आपका जो स्पाइरल मॉडल था, उससे मिलता जुलता है कि इसमें रिस्क भी जल्दी जो है अगर कैलकुलेट कर लिया जाता है, उसकी टेस्टिंग एंड वैलिडेशन पहले ही कर ली जाती है। ये MCQs में पूछा भी जाता है कि ये क्लोजली एसोसिएटेड विद किससे है, UML से। ठीक है। UML और क्रिचेस आर्किटेक्चर मॉडल के करीब करीब है ये मॉडल जो है। इसमें हर लेवल के ऊपर आपका रिस्क को भी एनालाइज किया जाता है, उसको अर्ली टेस्ट कर दिया जाता है, ताकि आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट जो है, फाइनल सॉफ्टवेयर जो बने वो बेहतर बन सके। ठीक है। उसके बाद सारे मॉडल का कंपैरिजन है। इसमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के क्वेश्चन भी आ जाते हैं किसी स्पेसिफिक मॉडल के, तो आपको ये चीज़ें सारी पता होनी चाहिए कि कौन सा मॉडल है, वो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। ठीक है। हर मॉडल में कोई ना कोई स्ट्रेंथ है, दूसरे मॉडल से वो वीक है। दूसरा मॉडल अगर वीक है तो पहले वाला स्ट्रॉन्ग होगा, पहले वाला अगर वीक है तो दूसरा स्ट्रॉन्ग होगा। हर मॉडल डिफरेंट है। आपने देखा है कि वो मिलता जुलता है ज़रूर, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटीज़ हैं। उन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से वो स्ट्रॉन्ग एंड वीकनेस उसकी डिफ़ाइन की जाती है। ठीक है। आप इसको याद कर लें, इसका कंपैरिजन जो है वो अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हम मूव करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस और डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की आप क्वालिटी को श्योर करो कि हाँ जी ये ठीक है या नहीं, ये यूज़र जो जिसको हमने बेच रहे हैं, जिसके लिए हम बना रहे हैं, जो उसने स्पेसिफिकेशन बताई हैं उसको मैच करती कि नहीं करती। डॉक्यूमेंटेशन में ये सारी चीज़ें उसकी लिखी होनी चाहिए। वेरिफिकेशन इज़ परफॉर्म एट द एंड ऑफ ईच फेज वेयर द वैलिडेशन इज़ परफॉर्म बिफोर द डिलीवरी ऑफ टू द क्लाइंट। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के अंदर भी डिफरेंस यहाँ पर है, आपको समझ आ गया होगा। वेरीफाई करते हो हर फेज के एंड पे कि ठीक है कि नहीं, और वैलिडेशन होती है जब आप डिलीवर करने लगते हो प्रोडक्ट को, तो उस वक्त देखते हो कि हाँ जी ये प्रोडक्ट जो डिलीवर हो रहा है क्लाइंट को, ये ठीक है या नहीं है, क्लाइंट के मुताबिक है या नहीं है। इसके अंदर जो फेसेस हैं, रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन, कोडिंग, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस। अब इसके अंदर
जो आपका जो ये सारा जो है QA एंड डॉक्यूमेंटेशन एक्टिविटी जो आपका डिफरेंस यहाँ पर बताया है। अब रिक्वायरमेंट के टाइम पे QA में क्या होता है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग होती है और उसका रिव्यू हो रहा होता है। इधर भी रैपिड प्रोटोटाइपिंग और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हो रही होती है। फिर ट्रेसेबिलिटी, FS रिव्यू, बेसिकली आपकी जो क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है वो हर जो भी काम कर रही है या डेवलपमेंट हो रही है, हर चीज़ की डॉक्यूमेंट उसके साथ साथ ही चल रही होती है। ठीक है, मैं यहाँ तक आपको जो है वो ब्रेक लगाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा 5 लेक्चर्स हो चुके हैं। मैंने बहुत शॉर्ट टाइम में आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इन चीज़ों का बताऊं। अब मैं एंड पे जो है थोड़ी सी एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि आप एक जो है वो सॉफ्टवेयर, मैंने बताया कि एज अ मैनेजर के तौर पे चलने लगे हैं। तो आपने एक मैनेजर के हवाले से सोचना है कि आपने कौन सा मेथड लेना है, इनमें से कौन सा मॉडल जो है वो आपके सॉफ्टवेयर के लिए ठीक होगा। जब तक आपको सबका डिफरेंस मालूम नहीं होगा, सबकी स्ट्रॉन्ग और वीकनेस नहीं पता होगी, तब तक आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा मॉडल ठीक है। ठीक है, फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन की हर चीज़ पता होनी चाहिए कि आप का जो भी डिपार्टमेंट है, आप ऊपर मैनेजर हो, आपने ख़ुद कोई काम नहीं करना। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि मैनेजर ने खुद कुछ नहीं करना होता। अगर वो मैनेजर अगर ख़ुद को काम करना शुरू कर देगा तो फिर वो काम करने वाले जो है वो तो ज़ाहिर सी बात है काम चोरी शुरू हो जाएगी, वो तो करेंगे ही नहीं। तो आपको पता हर चीज़ का होना चाहिए ताकि जहाँ भी आपका जो अंडर आपके टीम के काम कर रहे हैं वो कहीं पर फंस जाता है तो आप उसको गाइड कर सको। तो आपको हर फेज़ के बारे में पता होना चाहिए, जितने भी उसके फेजेस हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, एनालिसिस है, फिर उसका डिज़ाइन है, फिर डेवलपमेंट है, फिर टेस्टिंग है, फिर मेंटेनेंस है। आपको हर फेज़ की हर चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन से फेज़ पे क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, आपने हर चीज़ को गवर्न करना है, मैनेज करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करूँगा। 1 से लेके 5 लेक्चर तक मैंने इसमें जो है वो आपको कवर करवाए हैं। मेरी वीडियो अगर पसंद आए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।